नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस बड़ी घटना की जो एक दिन पहले ही लाल किला पर हमला हुआ। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। हालांकि एजेंसियों ने बड़े संयम के साथ में और बड़ी सतर्कता के साथ में जवाब भी दिया कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद भी घटना स्थल पे गए। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एजेंसी अपना काम कर रही थी, एक के बाद एक लिंक जोड़ रही थी और शायद हो सकता है कि कुछ उसके करीब भी पहुंच जाएं, जिसको लेकर के आप हम सब जानना भी चाहते हैं कि आखिर ये घटना के पीछे किसका हाथ है, क्या कुछ था। डीएनए टेस्ट एक ऐसी कड़ी है जिसके जरिए शायद अब ये राज खुल सकता है। आप स्क्रीन पे तमाम चीजें भी देख रहे हैं, लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिन से ऐसे इनपुट थे कि कुछ एक्सप्लोजिव जो है वो हमारे यहाँ पे इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक नया मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए दहशत फैलाने की नाकाब कोशिशें की जा सकती हैं। कहाँ पे जम्मू कश्मीर में साजिश रची जाती है, हरियाणा में उसकी कैंप चलता है और धमाका दिल्ली में किया जाता है। एक रूट ये देखा जा रहा है कि क्या ऐसा हुआ। गुजरात एटीएस को जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर फरीदाबाद और कई जगह छापे डाले गए। एक नया वहां पे एक रूट प्लान मिला है कि किस तरह से कुछ घटनाओं का अंजाम दिया जा सकता है। 2900 किलो विस्फोटक तैयार करने की सामग्री, 360 किलो आरडीएक्स, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे नापाक इरादे जरूर हैं जो दहशत फैलाने का काम करना चाहते हैं। सालों से हमारे यहाँ पे अब किसी तरह के कोई ब्लास्ट नहीं हुए, लेकिन लाल किला की जो घटना थी उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए और हमें कुछ सावचेत भी कर रही हैं। एक चुनौती भी है तो हमारे, और क्या इंटरनल सिक्योरिटी और हमें कहाँ एफर्ट्स करने चाहिए, कहाँ क्या इसमें कहीं हमारी चूक है और है तो इसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ में सेना के पूर्व ब्रिगेडियर विजय धीमान साहब हैं। आंतरिक सुरक्षा पे इन्होंने काफी रिसर्च की है। हमारे साथ अभी पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़ रहे हैं। आईबी के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर के राम साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। धीमान साहब हमारे साथ में हैं। धीमान साहब, क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर एटीएस और दिल्ली पुलिस, एटीएस, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमाम ऐसे एजेंसी जो हैं वो सतर्क हैं और सक्की सुई जम्मू कश्मीर की ओर जा रही है क्योंकि उस कार के तार भी जुड़े हुए हैं, और लेकिन कुछ कड़ी अभी सुलझ नहीं रही है। अभी ये माना जा रहा है कि जो शख्स उसमें थे वो पुलवामा के रहने वाले थे और उनके डीएनए की मैचिंग से शायद कुछ अब इसमें राज खुल सके। उनकी माताजी को फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के और पूछताछ के लिए और उनकी जांच के लिए लिया है। तो लगता क्या आपको कि कहीं ये साजिश की बू आ रही थी? देखिए, ये आपने बोला कि कहीं लगता है कि इसके तार कहीं जेएंडके में जुड़े हुए हैं। ये स्टेटमेंट आपकी शायद सही नहीं है। ये तार नहीं जुड़े हुए हैं, ये शुरू ही जेएंडके से हुआ है। हालांकि जो टेररिज्म है वो ऑल ओवर द कंट्री पाकिस्तान करता है, बस मेन फोकस हमेशा से ही पिछले 7-8 दशकों से जम्मू कश्मीर ही रहा है। और स्पेशली 1990 में जो हुआ है वो सिर्फ एक उसका एक माइलस्टोन है, जब उसने उसको थोड़ा सा एक्सेलरेटर पे ज्यादा जोर दे दिया था। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनपे ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट या जो कुछ भी हो रहा था। परंतु जब ये आर्टिकल 370 जाता है, उसके बाद सारी की सारी कमांड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आ जाती है और यूनिफाइड हेडक्वार्टर जो पहले डिफंक्ट था एक फंक्शन करना शुरू कर देता है और सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस कंसर्टेड तरीके से काम करती हैं। पहले अगर सक्सेस लेवल 30-40% तक था तो ये स्पर्ट आगे वो आकर के 60-70-80% पे आ जाता है। तो उसमें पहले हमने देखा कि उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजीज बदली। पहले उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया कश्मीर वैली के ऊपर, वहां भी उनको पकड़ा गया। फिर उन्होंने शिफ्ट किया रजौरी पुंछ की तरफ, वहां भी पकड़ा उनको। फिर उन्होंने शिफ्ट किया जम्मू की तरफ, वहां भी उनको पकड़ लिया गया। अब इसके बाद ऑल ऑफ अ सडन पहलगाम होता है। पहलगाम के बाद स्थिति टोटली एक और टर्न लेती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लोकल्स हैं वो भी एंटी टेररिज्म हो जाते हैं, एंटी पाकिस्तान हो जाते हैं, क्योंकि पहलगाम हमला केवल वो उन्हीं हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों के ऊपर नहीं ही था जिनको मारा गया धर्म के लिहाज पे, बल्कि ये कश्मीरियों की
जीविका के ऊपर भी एक लात थी, उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी उसको भी खत्म करने की कोशिश की गई। तो उसके लिए वो उनके अगेंस्ट उठ खड़े हुए। ऐसे में क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो सक्सेस थी वो 70-80%, 90% के आसपास आ गई, और टेररिस्ट को या उनके सिंपथाइजर्स को हर एक लेवल पे, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में उनके ऊपर अटैक हो गया। उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था वहां से निकलने का। निकलने के लिए, जैसे इतनी बड़ी मात्रा में आपने बोला विस्फोटक पदार्थ, 3,000 किलो, 2,900 किलो RDX, 370 kg, तो ये सारा का सारा उनको ऐसी जगह शिफ्ट करना था जो एक बिल्कुल बेनाइन जगह हो, जिसके ऊपर कोई शक ना पड़ता हो। अभी अल फलाह एक यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में, जहाँ पे ये डॉक्टर्स काम करते थे, अभी ये जो 6 डॉक्टर्स सामने आए हैं, एक मारा गया है, उसमें से 4 जो है वो साउथ कश्मीर के हैं, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग के हैं, और एक जो है हैदराबाद के है, और एक लेडी डॉक्टर जो है वो लखनऊ की है। तो ये सारे के सारे अल-फलाह में एक बना हुआ था। अभी शाम को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी रेड्स चल रही है, वहां पर भी धरपकड़ हो रही है। अब ये मॉड्यूल जब बस्ट किया गया, उसके बस्ट होने के बाद शायद एक आदमी जो था वो वहां से निकल भागा गाड़ी के साथ, और उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं किसी भी अपनी नोन जगह पे जाता हूं तो NIA वाले या ATS जो सारे इकट्ठे मिले हुए हैं, सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की ATS या सारे के सारे एजेंसीज हैं, एक साथ होकर काम कर रही हैं, और वो उन्होंने मॉड्यूल बस्ट किए हैं, गुजरात में भी किए हैं, हैदराबाद वाले को भी पकड़ा है, और उसके बाद JNK का तो था ही, और सहारनपुर में भी धरपकड़ करी है, सब जगह आगे हैं। तो उसके बाद ये निकल के भागा है, तो इसने 3 घंटे लगाए हैं अपने इसके अंदर, पार्किंग के अंदर, लाल किला के सामने। शायद वो इंतजार कर रहा था कि कैसे ही शाम होती है, जब भीड़ जो है वो मैक्स पे आती। अब उसके बाद उसने उसको लेकर के, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये CCTV कैमरा में कैद हैं, तभी उसको खंगाल के सिक्योरिटी फोर्सेस ने इमीडिएटली उनको पकड़ लिया है। और उनके साथ जो अरेस्ट भी बाकी हुए हैं, दरियागंज के इलाके में भी हुए हैं, जितने यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, जितने भी कश्मीरी लोग बेसिकली हैं, ये सारे वहां पे जाकर रुकते हैं, वहां से भी अरेस्ट हुए हैं, और बाकी जगह पे कश्मीर के अंदर भी अरेस्ट हुए हैं। तो अब ये 2 चीजें चल रही हैं यहाँ पे, एक जांच चल रही है ये धमाका कैसे हुआ, टेररिस्ट अटैक था या CNG ब्लास्ट था या कॉम्बिनेशन था, अगर उसने लेकर गया तो क्या फिदाइन अटैक था, या ये बाहर से ट्रिगर किया गया था, या टाइम था, या क्या था, क्या टारगेट हो सकता है। दूसरी चल रही है इनके जो लिंकेजेस हैं ये किसके साथ हैं, ये कश्मीर के लोग हैं, इनके आका कौन है, ISI वाले हैं या IS वाले हैं, या अमेरिकन डीप स्टेट है, या बांग्लादेशीज हैं, या चाइनीज हैं, किसके ऊपर चल रहा है। तो अभी ये डेफिनेट जो है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी स्पेकुलेशन है, एक पॉसिबिलिटीज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर डेफिनेट चीजें जो है जो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो एक्चुअली इंटेरोगेशन कर रहे हैं, ये उनके वो निकाल के बताएंगे हमको क्या है। और यदि ये इस अटैक के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जैशे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, जो 99% चांसेस है कि वो मिलेंगे, जैसे ही वो प्रूफ मिलेगा, हमारा ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, एंड भारत को एक जबरदस्त उनको रिटेलिएशन का मौका मिलेगा। देवांश साहब, एक बात जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पे मैं, अभी जो गुजरात ATS को जो इनपुट्स मिले थे उसमें ये मिला कि पाक हैंडलर्स जो हैं वो वेपन्स को वाया ड्रोन इंटर कंट्री बॉर्डर से वो रोक करवा रहे थे। तो लगता है आपको कि हमें वास्तव में चौकसी में भी कहीं हमारी चूक रही है इसमें? देखिए, ऐसा है, जहां तक ड्रोन का सवाल है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल श्रीनगर से लेकर के गुजरात आपके कच्छ इलाके तक जो है, यहाँ ये आते हैं, बट ड्रोन के साथ में हथियार आना मीन्स एक आधी पिस्टल या 2-4-6 राउंड, इसलिए वो बात नहीं है। ये आपका जो 3,000 किलो का सोडियम नाइट्राइट है या RDX है, ये वहां से नहीं आया है, ये एक्चुअली एक फर्टिलाइजर के साथ भी काम आता है, जो कंट्रोल तरीके से बिकता है। तो इसको प्रोक्योर करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस जो ये है नाइट्राइट का जो रोल है, ये एक्चुअली विस्फोटक नहीं है, विस्फोटक को एक किस्म का एक्सेलरेट करता है। वेपन्स की बात, सर वेपन्स की बात सामने आ रही है कि जो वेपन थे वो पाक हैंडलर्स के जरिए राजस्थान सीमा पे भी पास किए गए, इस तरह की चर्चाएं हैं। अगर ऐसा है तो लगता है कि हमें पूरी, देखिए जहां तक वेपन सवाल है, जो इस मॉड्यूल में जो फरीदाबाद में जो कल सुबह वेपन पकड़े गए हैं वो क्वांटिटी में ज्यादा नहीं है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। बिल्कुल, पर वेपन आते हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, इसमें कोई शक नहीं है।
और उसका बेसिकली जो मेन जो सोर्स है वेपन्स का, लाइन ऑफ कंट्रोल को सील कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब में, हरियाणा में या इवन नॉर्दर्न राजस्थान में भी सील्ड है, पर सदर्न राजस्थान अभी भी पोरस है। हालांकि बीएसएफ तैनात है वहां पे, पर चूंकि वो डेजर्ट है तो वहां पे निकलने का रास्ता मिल जाता है, वैसे ही क्रीक में भी निकलने का रास्ता मिल जाता है। दिमान साहब मैं आऊंगा आपके पास में वापस। वीडियो भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। के राम साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो आईबी के एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं। लंबा काम, इनको एक लंबा एक्सपीरियंस है इंटरनल सिक्योरिटी का। राम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? के राम साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फॉर्मर आईपीएस और आईबी के एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं। लंबा इनको इंटरनल सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि राजस्थान में इनकी पोस्टिंग रही हुई है। राजस्थान का एक लंबा जो एरिया है वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से है, तो उनके पास में मैं अभी दिखाई भी दे रहे हो। सर आप से मैं जानना चाहूंगा, क्या लगता है सर ये जो धमाका है, हालांकि एजेंसी अपना काम कर रही है, मैं वैसे समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक समझने चाहेंगे कि इस तरह के जो मॉड्यूल सामने आते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कड़ी, क्योंकि एक ऑपरेशन पैरेलल चल रहा था, दूसरी तरफ एक धमाका हुआ, तो क्या लगता है आपको कि बौखलाहट में इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जा सकता है? या जैसे धीमान साहब कह रहे थे कि इस धमाके में साजिश गहरी थी, लेकिन जो भीड़ थी वो उस समय वहां पे उतनी नहीं थी जो धमाका के लिए जगह तय की गई। क्योंकि मैं पेपर्स में भी पढ़ रहा था, कुछ साथियों से बात हो रही थी, जिस एरिया में धमाका किया गया 2 से 3 लाख तक लोग शाम को वहां इकट्ठे हो जाते आसपास के एरिया में। तो इस तरह की जो हरकत की गई है, अब क्या लगता है आपको कि ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर कोई दूसरा मॉडल इसमें आ सकता है, या हमें थोड़ा वेट करना चाहिए अभी पूरी तरह से? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो वी शुड वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन बाय द एजेंसीज। जी दूसरा, जो एक्सप्लोजिव फरीदाबाद से रिकवर हुआ, जी that shows कि JS or some other terrorist organization was preparing to do some action in the nearby area. That is why they were storing it. Thirdly, it seems still more needs to be done in Kashmir to sort of, win the faith of the people. जी And probably better coordination between the LG and the CM, because otherwise a person of a level of a doctor, why should they become a shield or a facade for the terrorist organization? And same situation we are facing in Ladakh. The fact remains that of course backing is there from Pakistan, but in this context vehicle is local, explosives are available local, and the youth also appears to be from POK only. So we need to strengthen our local police, and if indigenous modules are created, then sealing of the border won't help. I mean, we need to handle our own citizens. जी बिल्कुल। लेकिन सर आपका एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशंस को लेकर के, क्या लगता है कि एक दिन की साजिश हो सकती है अगर आतंकी हमला भी है, फिरदाई अगर होता है तो? ये नहीं, देखिए, ये एक दिन की प्रिपरेशन नहीं हो सकती जी। They had been preparing for it, and maybe the choice of the date and location, they may have done it hurry, because once the explosive was recovered from Faridabad room, they probably got frightened कि now police will chase them away, and they'll miss the opportunity to do the action. So that could be the reason for doing it in hurry. And even if in a hurry, they have done enough damage to the life of the people and shaken the faith in the system. So probably we need to work more on that and tighten the loose ends,
within the country handling the local modules of the JSA. जी That is required. And probably Kashmir police needs to be strengthened because whether it is developing sources or winning the heart of the people, or doing further into investigation, the role which local police can do cannot be done by outsiders. So yes, जी army and paramilitary forces will continue to provide the support and this thing backup, but we need to strengthen wherever we handle like Punjab problem or now this Naxalite problem. So major role was played by the local police. And I think the Kashmir police in this context still remains weak. And probably we need the LG, somebody who has a domain knowledge of security matters, who can probably do better job and better coordination with the local CM. जी एक बात मैं जानना चाहूंगा सर यहाँ पे आपसे, आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो ब्लास्ट काफी कम हुए हैं और कहूं कि बिल्कुल कोई ऐसी घटना भी नहीं है। 11 साल बाद में एक धमाके की ये घटना दिल्ली के अंदर हुई है। तो क्या लगता है आपको कि कुछ शांत जो लोग इस तरह की हरकतों से जुड़े हुए हैं, इस तरह के नापाक इरादों से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे मोटिवेट करके और उन्हें वापस से उसी दलदल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्लीपर सेल कहीं ना कहीं अभी तक भी काम कर रही होंगी। बेशक ये कारनामे कम हुए हों या फिर कुछ समय के लिए एक तरह से थम से गए हों, लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं ये चीजें तो चल रही थी। जिस तरह से एक्सप्लोजिव मिल रहे हैं, जिस तरह से वेपन्स की बात सामने आ रही है, ये ब्लास्ट हुआ है, इससे पहले चाहे अटैक्स धीरे धीरे फेज में हुए हो, पुलवामा हुआ हो, इससे पहले और एक जो हमला हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए पूरे देश भर में एक दहशत फैलाने की साजिश। अभी भी हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हमें और अलर्ट रहने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं इस तरह की स्लीपर सेल्स काम कर रही हो, क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में विस्फोटक को तैयार करने की सामग्री और रॉ मटेरियल था, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानते थे। और एक नया मॉडल तैयार हुआ है कि पढ़े लिखों का डॉक्टर जो इलाज के लिए तैयार हो रहा था, वो कुछ दूसरे ही एक नफरत फैलाने के कारनामे में जुड़ता चला गया था। तो ये धमाका हुआ, तो हमें ये कहना उचित होगा यहाँ पे कि इस घटना को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, उस तह में जाकर के, और इसे कुचलने की बहुत बड़ी जरूरत होगी। तब तक नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और हमें भरोसा है कि एजेंसियां ऐसा कुछ कर भी रही होंगी। योगेंद्र जी, देखिए, मेरा असेसमेंट ये है कि जो ये डॉक्टर्स हैं, दोनों डॉक्टर्स, क्योंकि एक डॉक्टर अपने एक्सप्लोजिव को दूसरा किराए का रूम लेके रख रहा है और सेकंड डॉक्टर सहारनपुर वाला लोकर में AK-47 रख रहा है। नो टेररिस्ट विल कीप अ वेपन इन द लोकर. So they were probably used as a facade or the front only, and the real members of the militant organizations are different people. This is one point. Secondly, yes, there was some decline in the frequency of incidents, but we can't say that things have been totally solved or controlled, or now they are regrouping. Now, regrouping part is, yes, when 370 was removed, for a moment, everybody thought now things will change and let us see what happens. जी. And now, of course, we got the benefits of removing 370, but a new tension has developed because the locals now feel that their rights which they had till yesterday has been taken away. And the local CM also speaks on the same wavelength. So that also adds as fuel to the fire. So probably we need to strengthen local policing and local investigation and local security setup in a new situation. जी राम साहब, मैं एक बार वापस लौटूंगा आपके पास में। धीमान साहब का रुख करना चाहूंगा मैं। तो धीमान साहब, आपका क्या असेसमेंट है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के आप काफी काम कर रहे हैं, लोगों से चर्चा करते रहते हैं। हमें अभी भी कहीं ना कहीं
पूरी तरह से वापस वैसे एक्टिव होने की आवश्यकता है? मैं सवाल नहीं खड़ा करता एजेंसियों पे कि एक्टिव नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह के मॉडल और ये चीजें सामने आ रही हैं, उनको लेकर के हमें और ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। कुछ चीजें और बाहर निकल करके आ सकती हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, ये जो रेडिकलाइजेशन की गई है वैली के लोगों की आर्टिकल 370 के साथ, ये 7-8 दशकों पुरानी है और इसको ये जाते जाते ही जाएगी। परंतु अभी क्या हुआ है कि अभी टाइम हमारे पास नहीं है बात करने के लिए आपसे ज्यादा, बट संक्षिप्त में आपको ये बताऊंगा कि लॉट ऑफ चेंजेस हैव अकर्ड। जम्मू कश्मीर पुलिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम टुडे। जम्मू कश्मीर में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दे आर अ डिफरेंट बॉल गेम टुडे। यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शनिंग, एंटायर थिंग जो है वो सारी की सारी एमएचए की डायरेक्शन के अंदर, एलजी की डायरेक्शन के अंदर काम कर रही है। इवन चीफ मिनिस्टर जो है वो बोलते हैं भाई हमारे पास पास नहीं है, but at the same time there is no problem, they also on the bandwagon। पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, बट पॉइंट ये है कि जो सक्सेस रेट जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का है, इट हैज ऑलवेज गॉन टू 80-90%। और ये जो फरीदाबाद वाली बात है, मैंने आपको पहले भी बोला, ये वो इसका सिंस उनको यहाँ पे रहने की जगह नहीं थी, उनको भगाया जा रहा था, तो दैट इज व्हाई दे लुक फॉर अ बेनाइन प्लेस। और रेडिकलाइजेशन पहले जो होती थी वो ग्रास रूट लेवल पे होती थी, और वो जो अभी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ट्रेन, दूसरा तीसरा इंटरनेट, टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान की हालत, इंडिया की हालत देख करके द यूथ हैज चेंज्ड इट्स माइंड। दे आर नो मोर बुरानी वानी फैंस। वो जो मेजॉरिटी यूथ है वो बदल चुका है। परंतु मैंने बोला ये जो रेडिकलाइजेशन थी, ये जनरेशनल रेडिकलाइजेशन थी ओवर ए पीरियड ऑफ 7-8 डेकेड्स, तो वो अभी इतनी ज्यादा खत्म नहीं हुई है। तो उसके बाद चेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय द आईएसआई, चेंज ऑफ स्ट्रेटजीज एट एवरी स्टेज बाय द आईएस, चेंज ऑफ स्ट्रेटजीज एट एवरी स्टेज बाय टेररिस्ट, वो हम देख रहे हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस आर बैटलिंग देम वन बाय वन, और एक जगह से दूसरी जगह चलती चली जा रही है। बट सारी की सारी जब नई स्ट्रेटजी आती है उसको काउंटर करते हैं, तो चूंकि इनिशिएटिव इज विद अटैकर ऑलवेज, तो वो कुछ और ढूंढ लेता है। तो वो एक कैट एंड माउस गेम जो है वो एक मिनट चली जा रही है, मैं जस्ट फिनिश इन अ मिनट, वो चली जा रही है और सक्सेस मिली जा रही है। और अभी नई जो लेटेस्ट स्ट्रेटजी जो है, उन्होंने बोला है कि यू गेट अ इट्स, पहले उन्होंने बोला था हाइब्रिड टेररिज्म, ऐसी टर्मिनोलॉजी निकली थी, अभी है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। अब ये जो लोग चार जो मैंने बोला 6 में से 4 डॉक्टर जो हैं, ये साउथ कश्मीर के हैं, कुलगाम और अनंतनाग के हैं। इनके यहाँ एक मौलाना आए हैं सहारनपुर से, वो इनको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं। नाम बोला गया कि हम कोर्स करा रहे हैं इस्लामिक स्टडीज का या कुरानिक स्टडीज का, बट उसके शैडो के अंदर उनको करा जाना था रेडिकलाइज, कि देखिए आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, आपका कोई पास रिकॉर्ड नहीं है, एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन। एंड एग्जैक्टली यही हुआ था जब 9/11। तो दिमान साहब आपका ये कहना, दिमान साहब आपका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के मौलवी जाकर के वहां भावनाओं को उस तरह से तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कुछ हद तक सफल होते दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह की घटना को आप बता रहे हैं, कोट कर रहे हैं, तो ये मॉड्यूल जो बना है ये इधर से, यानी कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकल करके, और एक संकेत इस तरह के मिल रहे हैं कि उनकी भावनाओं को जोड़ने की कोशिश की है, और एक ऐसा पैतरा इसमें चलाने की कोशिश की है कि एक ऐसा तबका तैयार किया जाए जिसपे कोई शक भी ना कर सके, एक प्रोफेशनल्स का कोई तबका निकाला जाए जिसके जरिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। मैं राम साहब आपके पास में आना चाहूंगा, समय कम है, मैं 1 मिनट में सर आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो नए तरह का एक मॉड्यूल सामने आ रहा है, जैसे अभी दिमान साहब एक क्लू दे रहे हैं कि कुछ मौलवी आकर के यहाँ पे 370 को हटाने के बाद से कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें आहत हुआ है और उसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अवसर का फायदा उठा करके एक नया मॉड्यूल तैयार किया कि पढ़े लिखों को इसमें जोड़ा जाए ताकि किसी को शक भी ना हो और अंजाम भी ठीक से हो सके। लेकिन पहले ही एजेंसियों की गिरफ्त में ये लोग आ चुके हैं, तो एक नए तरीके का मॉड्यूल होगा, और इसमें क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता महसूस करते हैं आप? I agree with Diwan Saab ki using doctors as a facade or a member of the system could be part of a strategy, because nobody will suspect the doctors. And they have the wherewithal to hire accommodations and move around. Second part, whether Maulvis from Saharanpur or whatever agencies will bring out, main issue is ki the process which we started with removal of 370, and the ultimate aim was not
per se removing 370. Ultimate aim was to have a better national integration and sort of reducing the potency of the militancy. So there probably more work needs to be done. And now this has become a new grievance of the youth, that after removal of 370, our statehood has been taken away and we are not getting our self right. So this also needs to be addressed. Besides, of course, agency was working for utilizing these networks, and more work needs to be done to find out all the elements who are connected with this module. And this is new trend. They have located a localized source of explosives and creating IEDs through that. So we cannot rule out the possibility of future more actions in capital and around, because they having chosen this place and done the recce, probably more work needs to be done and more alertness needs to be done. Thank you. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, ज्यादा जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज को इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के वेपन्स मिले और विस्फोटक जिस तरह से मिले और उनको तैयार करने की सामग्री मिली है, उससे कोई ना कोई मॉड्यूल इस तरह का तैयार हो रहा था और एक के बाद एक कड़ी जुड़ रही थी। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि जिस मॉड्यूल को तोड़ने के लिए हमारी एजेंसीज ने काम किया, इस विस्फोट करने वाली घटना के साथ में कितना लिंकअप हो पा रहा है और क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं, ये आने वाली जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। हर मोर्चे पर, हर जगह पर बड़ी सावधानी के साथ में जांच की जा रही है। किसी तरह के कोई कोताही के साथ में जल्दबाजी भी नहीं की जा रही है, किसी तरह के स्टेटमेंट से बचा जा रहा है अभी, जब तक पूरी तरह से एजेंसियां खुद अपने बूते अपनी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती है कि हाँ इस तरह के मॉड्यूल को काम मिलेगा, इसका हाथ हो सकता है। क्योंकि ये घटनाक्रम अब तक का जो एक्सपीरियंस एजेंसीज का है, उसमें ये कहना है कि एक्सप्लोजिव उस तरह का काम नहीं लिया, क्योंकि ये माना जाता है एफएसएल की रिपोर्ट के तहत कि इस तरह का अगर कोई भी धमाके के साथ में कोई एक्सप्लोजिव मिलता है तो बॉडी काली पड़ती है, छर्रे होते हैं, कील होते हैं, कांटे होते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें इससे गायब थी। धमाका उस तरह का था जिसमें एक ये कहा जा सकता है कि दहलाने वाला बेशक था, लेकिन बॉडियों पर उस तरह का इंपैक्ट कोई नहीं आ रहा था, ताकि यह भी एक मैसेज आ सके कि हो सकता है कोई टंकी फटी होगी या कोई दूसरा धमाका हुआ गया, एक आतंकी अटैक नहीं था या हमला नहीं था, फिदायीन हमला नहीं था। यह सब कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन एजेंसी किसी न किसी नतीजे पे पहुंच रही है। डीएनए टेस्ट होने के बाद में शायद कुछ बात अभी सामने आ सके कि हाँ ये मॉड्यूल इसमें तैयार किया गया था, इसका ये लिंकअप है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।